गुड आफ्टरनून। दिशा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट P01T05 पेपर का आंसर की है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, पाठशाला तैयारी का मतलब। पाठशाला तैयारी का मतलब क्या होता है? पाठशाला शिक्षा के लिए तैयारी करना, या उच्च शिक्षक के लिए तैयारी करना, संप्रेषण की तैयारी करना, रोजगार शिक्षा की तैयारी करना। तो जो पहले का सही जवाब होगा वो ए है। ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ संप्रदाय तैयारी नहीं करते हैं, यहाँ उच्च शिक्षा तैयारी नहीं करते हैं, और रोजगार तैयारी भी नहीं करते हैं। तो पहले का जो जवाब है वो ए इज करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, NIOS इसमें लचीलापन प्रदान करता है। तो विषयों का चयन, परीक्षा, अध्ययन की गति। इसमें जो विषय का चयन और परीक्षा, जो अध्ययन की गति है, सभी को शामिल किया जाता है, इसलिए जवाब इसका होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा तीसरा क्वेश्चन है, NIOS का वंचित बच्चों के लिए विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त केंद्र यह है SIAED, SAID या SAIED। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो तीसरा का सही जवाब है, तीसरा का जो आंसर होता है वो बी है। बी इज करेक्ट आंसर, स्पेशल एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेज। ठीक। चौथे का है, पाठशाला बाह्य छात्र का मतलब होता है। पाठशाला जो है उसमें बाह्य छात्रों का मतलब है जो पाठशाला छोड़ता है एवं दूसरी पाठशाला में भर्ती हो जाना, पाठशाला हमेशा के लिए छोड़ दे चुके हैं, या फिर जो पाठशाला में पहुंचा जा रहे हैं। उपप्रश्न कोई नहीं। तो चौथे का जवाब होगा वो पाठशाला हमेशा के लिए जो छोड़ चुके होते हैं, वो पाठशाला बाह्य छात्र का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा पांचवा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए सिद्धांतों में से आदर्श, नीचे दिए गए सिद्धांत आदर्श समय सारणी का सिद्धांत नहीं है। यह नहीं पूछा है, हमेशा ध्यान रखिए नहीं क्या होता है, तो हमें फोकस करना चाहिए। प्रयासों का समन्वय, लचीलापन, निष्ठुर शासक, विविधता। तो जो आदर्श समय सारणी होता है इसमें प्रयासों को भी शामिल करते हैं, लचीलापन भी होता है, विविधता होता है, लेकिन इसमें निष्ठुर शासक नहीं होता। तो पांचवें का सी इज करेक्ट आंसर। छठा, नीचे दिए गए नियमों में से समावेशी शिक्षा का कौन सा घटक नहीं है? फिर यहाँ देखो नहीं पूछा तो नहीं देखना चाहिए, नहीं क्या है? विशेष कक्षा स्थानन, सहकारिता, विविधता, शून्य अस्वीकृति। जो छठे का जवाब है वह विशेष कक्षा स्थानन है, क्योंकि इसमें जो विविधता है, सहकारिता है, शून्य अस्वीकृति है, ये सब घटक माने जाते हैं, और विशेष कक्षा स्थानन एक घटक नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ से नहीं पूछा है। तो इसका छठे का आंसर क्या होगा? ए। सातवां देखते हैं, अध्ययन के लिए संवेदनशील काल है। अध्ययन के लिए संवेदनशील काल, आप यहाँ फोकस रखिए, संवेदनशील काल की जो है उस पर बेसिस हमें ध्यान रख के जवाब देना है। जन्म पूर्व काल हो नहीं सकता, वयस्कता हो नहीं सकता, मध्य स्थिति बाल्यावस्था काल हो नहीं सकता। वयस्कता क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था काल। प्रारंभिक बाल्यावस्था काल जो है यह अध्ययन के लिए संवेदनशील काल होता है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण का उद्देश्य है, पर्यवेक्षण का उद्देश्य है अनुदेशात्मक व्यवहार का परीक्षण, पाठशाला वातावरण भय निर्माण करने के लिए, गलती निकालने के लिए। उपयुक्त में कोई नहीं। जो आठवां का जवाब है गलती निकालने के लिए नहीं होता है, पाठ में भय निर्माण नहीं करना है, तो कोई नहीं। तो इसका जो आठवें का जवाब होगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक। नौवा देखते हैं। नौवा क्या कहता है? नौवे में कोई बच्चा पीछे नहीं रहे, यह शैक्षिक मुद्दा शैक्षिक परिस्थितियों से संबंधित है। तो एकात्मिक ये नहीं हो सकता, पृथक करना नहीं हो सकता, समावेशी ये हो सकता है, आंशिक रूप से एकात्मिक तो ये भी नहीं हो सकता। तो नौवे का जो जवाब है वो बी इज करेक्ट आंसर, या सॉरी सी दिया है, सी इज करेक्ट आंसर। दसवां क्वेश्चन देखते हैं। दसवें में है समावेशी कक्षा में समायोजन एकोमोडेशन का कौन सा उदाहरण नहीं है? या फिर देखिए पूछा नहीं है, नहीं पर हमें फोकस देना चाहिए। निचले स्तर के पठन सामग्री, अतिरिक्त समय, विशेष बैठक व्यवस्था, या रिक्त अध्ययन। तो जो दसवें का सही जवाब होगा वह ए है, निचले स्तर के पठन सामग्री, क्योंकि बैठने की विशेष व्यवस्था नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय, अतिरिक्त अध्ययन ये सब शामिल किए जाते हैं समावेशी समायोजन में, सिर्फ निचले स्तर के पठन सामग्री को नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। फिर देखते हैं, ये हमारे 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं, हम देखते सही है या गलत का जवाब है उस पर देखते हैं ट्रू और फॉल्स पर। कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? औपचारिक और गैर औपचारिक नॉन फॉर्मल शिक्षण सभी के लिए शिक्षा पर केंद्रित है।
तो इज अ करेक्ट आंसर। ये सभी के लिए आधारित है, यह क्या है, सत्य है। दूसरा है विभिन्न बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। श्योर, हाँ निश्चित है कि जो बच्चे होते हैं सबकी अलग अलग आवश्यकताएं होती है, तो क्या है, ये भी सत्य है। तीसरा, श्रवण विकलांग बच्चों की शिक्षा में नवीनतम चलन ट्रेंड पृथक क्रिकेट शिक्षा है, नहीं, ये गलत है। चौथा है स्कूल की शैक्षणिक प्रथाओं प्रैक्टिसेस का पर्यवेक्षण भी निरीक्षण टीम कर सकती है, हाँ ये कर सकती है। पांचवा है शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम केवल श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक है, तो नहीं, यह सभी बच्चों के लिए होता है, वह चाहे हियरिंग इंपेयरमेंट हो, चाहे विजुअल हो, चाहे एमआर हो, कोई बच्चा हो, सभी के लिए शीघ्र हस्तक्षेप बहुत कंपलसरी, बहुत आवश्यक रखता है। देखते हैं अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो सभी प्रश्न करना अनिवार्य आपको है। तो पहला इसमें प्रश्न पूछा है आपका, गतिविधियों का नियोजन कक्षा पाठ्यक्रम का भिन्न तरीके से प्रबलन करने के लिए किया जाता है, यहाँ शैक्षणिक होगा, शैक्षणिक गतिविधियों का नियोजन करने, ठीक। सभी अध्ययनकर्ताओं के विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डॉट 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 शिक्षा की सिफारिश की गई है, यहाँ क्या है, समावेश शिक्षा की सिफारिश की गई है। तीसरा, केवल विकलांगता सर्टिफिकेट धारक बच्चों का दाखिला स्कूलों में होता है, किसमें होता है, विशेष बच्चों में, तभी तुम जानेंगे कि आपके पास कौन सी डिसेबिलिटी है और कितना है। चौथा है शिक्षक, चौथा हमारा जो प्रश्न है यह है, शिक्षक पाठशाला से दूसरी पाठशाला की यात्रा करते हैं और श्रवण बाधित बच्चों के साथ प्रत्यक्ष काम करते हैं, कौन शिक्षक हैं, ये घुमंतु शिक्षक होते हैं। घुमंतु शिक्षक ही एक विद्यालय दूसरे विद्यालय जाकर पठन पाठन का काम करते हैं। पांचवा है दिव्यांग जनों की आवश्यकता पूरी करने के लिए शिक्षक पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु का रूपांतरण डॉट डॉट के तरीके से कर सकते हैं, यहाँ सीखने के तरीके से कर सकते हैं। ये रहा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसके आगे आपका जो प्रश्न है वह आपका है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जो 8 प्रश्न है, 8 में से आपको 5 प्रश्न करने हैं। आप इसमें से कोई बात नहीं है कि आपको 1 से लेकर 5 तक करना है या फिर कि यहाँ 3 से लेकर 8 तक करना, ऐसा नहीं। इन 8 प्रश्न में से आपको जो आते हैं आपको 5 प्रश्न कर सकते हो। शीघ्र हस्तक्षेप के लाभ है, इसमें शीघ्र हस्तक्षेप से लाभ ये होता है कि शीघ्र हस्तक्षेप अगर हम पहले कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे में कौन से प्रकार की समस्या है और वह समस्या का हम कैसे निवारण कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसका जवाब दिया जा सकता है। वर्तमान संदर्भ में निवासी स्कूलों की आवश्यकता है, हाँ ये आवश्यकता है। निवासी स्कूलों का तात्पर्य है रेजिडेंशियल स्कूल, जहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और वहाँ पर हॉस्टल छात्रावास की व्यवस्था हो, क्योंकि जो बच्चा है, अगर मान लो एचआई बच्चा है तो एचआई बच्चे के लिए वह सारी सामग्री, वह सारी आवश्यकताएं शायद घर पे पूरी ना हो सके, और विद्यालय में रहेगा अगर वह हियरिंग इंपेयरमेंट के संदर्भ में विद्यालय बना हुआ आवासीय, तो उनसे रिलेटेड सभी प्रकार की उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। तीसरा है शिक्षा के लिए अभिभावकों का समर्थन। तो यहाँ पर जो बच्चे हमारे दिव्यांगजन हैं उनकी शिक्षा के लिए अभिभावकों को बहुत जरूरी है, उनका समर्थन, एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि पहले शिक्षक के अभिभावक को भी पता, और शिक्षक को जब तीनों साथ होते हैं तो पता चलता है कि हाँ शिक्षक उनके अभिभावक को गाइड करता है कि हाँ आपका बच्चा पढ़ सकता है और आपका बच्चा आगे कुछ कर सकता है अपने भविष्य में। यहाँ पर अभिभावक को पता होना चाहिए जिससे उनको जागरूक हो और उनको ये लगे कि पॉजिटिविटी आए कि हमारे बच्चा भी सामान्य बच्चों की तरह पढ़ लिख सकता है। तो यहाँ पर शिक्षा के लिए अभिभावकों को बहुत बहुत ज्यादा समर्थन होना चाहिए, क्योंकि अभिभावक अगर समर्थन नहीं देगा तो उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, वो अशिक्षित ही रह जाएंगे। मुक्त विद्यालय ओपन स्कूल और उनका महत्व, हाँ यहाँ पर बहुत महत्व। मुक्त विद्यालय उनके लिए रखा गया कि जो काफी समय से किसी जॉब में है, किसी वर्क पीरियड में है और वह शिक्षा आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर उनको मुक्त ओपन स्कूल में एडमिशन लेकर और पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, जिससे वो भी पढ़ लिख सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो अपना अध्ययन अपन कर सकते हैं, क्योंकि वो रेगुलर मोड शायद ना कर सके, क्योंकि ज्यादा लोग जॉब करने वाले हो या फिर आपके इर्द गिर्द स्कूल ना हो। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम मुक्त विद्यालय जो ओपन स्कूल है उसका भी महत्व बहुत होता है। नेक्स्ट आपका पांचवा है शैक्षणिक समावेशन के लिए बच्चों से संबंधित कारक या घटक। जो एजुकेशनल इंक्लूजन है वहाँ बच्चों के लिए जो संबंधित कुछ कारक होते हैं कि अगर बच्चे संबंधित होता है कि कम से कम जो वहाँ बच्चे हो उनमें जो लर्निंग, जो स्टूडेंट उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं मुझे पढ़ना है। फिर उसमें हो सकता है कि उन बच्चों का अर्ली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और उनके पास सोशल सपोर्ट होना चाहिए एंड फिजिकल सपोर्ट होना चाहिए। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के कारक थे, फैक्टर हैं जो शैक्षणिक समावेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं।
विद्यालय व्यवस्थापन, स्कूल मैनेजमेंट सिद्धांत है। तो विद्यालय जो आपका व्यवस्थापन है, स्कूल मैनेजमेंट है, इसमें भी कुछ मैनेजमेंट हमें रखना चाहिए, जैसे प्लानिंग, हमें अच्छे से प्लान करना चाहिए जो कि सभी बच्चों को अनुकूल होना चाहिए। एंड जो उनका ऑर्गेनाइजेशन, जो उनका संगठन है, वह फुल्ली सपोर्टिव होना चाहिए। एंड जो वहाँ पर स्टाफ है उसका ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए जो बच्चों के प्रति मतलब लगाव रखने वाला हो, जिससे कि वहाँ का अच्छा से अच्छा विद्यालय मैनेजमेंट हो सके। एंड कंट्रोलिंग पावर भी होना चाहिए स्कूल मैनेजमेंट में, कि हमारे विद्यालय में जो हो रहा है और जो होने होगा उसके बारे में पूरी तरीके से कंट्रोलिंग होनी चाहिए। एक प्रकार से पूरा हर एक काम हैंडलिंग होनी चाहिए कि हाँ, हम जो वर्क करें वह अच्छे सुचारू रूप से होना चाहिए, क्योंकि जिस काम में कोई कंट्रोलिंग और जिसमें हैंडलिंग नहीं होती है, वह कार्य आगे चल के कुछ समय तक हो सकता है अच्छा, फिर वह क्या होता है, तितर पर हो सकता है। इसलिए स्कूल मैनेजमेंट के लिए ये सारे सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष स्कूल के गुण और सीमा, विशेष स्कूल के जो गुण है और सीमा है, इसमें आप देखेंगे कि जो विशेष विद्यालय होते हैं उसमें जैसे क्लास साइज अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साथ ही बहुत सारे बच्चों को एक साथ क्लास में बैठा दो और एक टीचर पढ़ाए और वहाँ विशेष बच्चे पढ़ ही ना पाए। तो कम से कम क्लास के अकॉर्डिंग और बच्चों अकॉर्डिंग वहाँ पर क्लास मैनेजमेंट, क्लास की साइज होनी चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए, रिलायबल सपोर्ट स्टाफ, जो वहाँ के टीचर होते हैं, जो वहाँ के वर्किंग करने वाले व्यक्ति हैं, उनमें सभी क्या सपोर्ट, सभी में सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। और सभी के साथ साथ उसमें टीम वर्क बेस्ट होना चाहिए, कि हाँ, अगर यह व्यक्ति काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसमें सपोर्ट कर सके, जिससे वो टीम वर्क अच्छे से कर सके। और जो होता है कि अगर जैसे कि और साथ साथ ही उसमें जो लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस की जो कुछ लैकिंग होती है, कि कुछ लोगों को अवेयरनेस की समस्या होती है, कि उनको जागरूकता नहीं पहुंच पाता है कि हाँ, इस चीज हमें जागरूक होना चाहिए, तो उससे हम उनको जागरूक भी कर सकते हैं। और कुछ विशेष विद्यालय में जो है वहां पर रिसोर्सों की समस्याएं होती हैं। तो ये सब ओवरऑल मिला के देखा जाए तो गुण और सीमाएं दोनों हैं विशेष स्कूल के। श्रवण विकलांग बालकों की शिक्षा में चुनौतियां, तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनकी शिक्षा में बहुत सारी चुनौतियां हैं। वह चाहे टीचर्स को लेकर ले लो, चाहे उनके लैंग्वेज बैरियर को ले लो, ठीक है, जो चैलेंजेस हैं, वह चाहे उनके क्लास अरेंजमेंट को ले लो, या फिर चाहे उनके जो इक्विपमेंट को ले लो, कि हाँ, जो उनमें वो हियरिंग एड यूज करते हैं, इस संदर्भ में भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की चुनौतियां हैं जो श्रवण विकलांग बच्चों से संबंधित हैं। तो ये रहा आपका आंसर की। अगर आपको अच्छा लगता है और आपको इसमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, तो आप एक बार स्माइल करते हुए इस सेशन को सभी के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, और इस दिशा अकेडमी को सब्सक्राइब करने का